दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आइए आज की तीन बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज तीन ऐसी खबरें हैं जो आपको और हम सबको जानना जरूरी है और खबरों के पीछे कई सारी बातें भी हैं जिसको हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए आज दिल्ली में मतदान हुए और देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन, जो एनडीए की ओर से उनको उम्मीदवार बनाया गया था और उनके सामने इंडिया गठबंधन की ओर से जो उम्मीदवार थे उनका नाम था सुदर्शन रेड्डी। 152 वोटों से एनडीए के सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो जीत गए और अब वे देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण को बताते हुए इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से देश भर में सियासत जो है इस इस्तीफे को लेकर के हुई थी। कई सारे विपक्ष के नेताओं ने अलग अलग प्रकार के सवाल खड़े किए थे और यह भी कहा था कि जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे के बाद कोई बयान क्यों नहीं दिया। हालांकि अब तक भी उनका जो बयान है वो सामने नहीं आया है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। राजस्थान में आज धर्मांतरण विरोधी बिल पास हुआ है। हालांकि राज्यपाल की अनुमति के बाद यह बिल जो है वो अपनी शक्ल में आएगा, यानी कि पूरा काम करेगा। यह ध्वनि मत से बिल पास हुआ। विपक्ष ने इस बिल को लेकर के हंगामा किया और विपक्ष का यह कहना था कि कांग्रेस को जो है विपक्ष जो है उनका सम्मान नहीं कर रही है सरकार। यह बिल समाज बांटने के लिए होगा, लेकिन सरकार का यह मत है कि यह बिल आज के समय में जरूरी है। कई लोगों को जबरदस्ती जो है वो धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। क्या है इस बिल की प्रमुख बातें, आइए वो भी समझ लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने पहले अपने मूल धर्म को बदल कर किसी और धर्म में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है और अगर वो वापस आता है तो उनको दोषी नहीं माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा तो उनको आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि धर्म परिवर्तन करवाने वाली जो संस्थाएं हैं राजस्थान में तमाम जगहों पर, उनको अगर लगा कि सरकार को ये धर्म परिवर्तन जो है सामूहिक रूप से जबरदस्ती करवा रहे हैं तो उन संस्थाओं की बिल्डिंगों को भी धराशायी करेगी सरकार, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, यह भी बताया गया है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि देश के अंदर जिन जिन राज्यों में धर्म परिवर्तन को लेकर या धर्मांतरण को लेकर जितने भी कानून बने हैं उनमें से सबसे जटिल और कठोर कानून है वो राजस्थान में बना है। आइए अब बात कर लेते हैं नेपाल की, क्योंकि आज दिन भर में नेपाल जो है वो सोशल मीडिया और पूरे विश्व के मीडिया में छाया रहा। दरअसल कुछ दिन पहले नेपाल में 29 सोशल मीडिया ऐप को सरकार ने बैन कर दिया और सरकार ने यह हवाला दिया कि जिन जिन सोशल मीडिया ऐप को नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है, रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया है, उन सबको हम लोग बैन करेंगे। और उन ऐप को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि भैया आपके पास 7 दिन का समय है और आप लोग जो है अपने ऐप को रजिस्टर्ड हमारे नेपाल सरकार में करवा दीजिएगा। लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर सहित कई सारे ऐसे ऐप हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और ऐप वो बंद थे। तो उसके बाद से लास्ट तारीख जो थी अल्टीमेटम की वो 2 सितंबर तक की थी। उसके बाद नेपाल के युवाओं में इस बात को लेकर के आक्रोश था कि भैया आप इस सोशल मीडिया के युग में इंटरनेट के ये 29 ऐप बंद कैसे कर सकते हो। कल जिस तरीके से बवाल मचा पूरे नेपाल में, वहां पर वो संसद का घेराव करने पहुंचे, वहां पर पुलिस ने जो जवान थे अलग अलग डिफेंस के, उन लोगों ने उन पर हमला किया जिसमें 20 लोग मारे गए और 200 से अधिक लोग घायल हो गए। ये बवाल रुका ही नहीं था कि रात तक खबर आई कि नेपाल ने फिर से सोशल मीडिया जिन ऐप पर बैन लगा था उनको बहाल कर दिया है, शुरू कर दिया है। लेकिन युवाओं का आक्रोश रुका नहीं और आज जो ये आंदोलनकारी युवा थे, तमाम जो लोग थे, वो संसद भवन पहुंच गए, वहां आग लगा दी। नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और सेना के हेलीकॉप्टर में बिठा करके उनको अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है और वहां छोड़ दिया गया है। अब यह भी खबर आ रही है कि वहां के राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नेपाली मीडिया की अगर माने तो ये बात कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर चर्चाएं इसकी जोरों पर है कि उनके राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। कई सारे मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी, कई सारे वर्तमान के मंत्री, उन पर जो है युवाओं ने हमला किया है। इससे भी खास बात यह है कि वहां के कई सारे जो
मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके बिल्डिंगों को भी उन आंदोलनकारियों ने जला दिया है। कई प्राइवेट पैलेसेज हैं उनको भी आके हवाले किया है। कारण यह है कि जिस तरीके से लगातार नेपाल में महंगाई बढ़ रही है, कई सारे पिछले 3 सालों में लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, चाहे ओरिएंटल कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला हो या फिर अन्य प्रकार के घोटाले हो। उन घोटालों के साथ साथ ये सोशल मीडिया ऐप को बैन करना, क्योंकि नेपाल अब चाइना के नजदीक बन रहा है ऐसा बताया जा रहा है। युवा में इस बात का आक्रोश था कि चाइना जो है उनका एक ऐप टिकटॉक है उसको तो चालू रखा है लेकिन दूसरे ऐप को चालू नहीं रखा है। युवाओं में इस बात का भी आक्रोश था कि भारत से लगातार जो दूरियां बना रहा है नेपाल की सरकार, तो उस बात से नेपाल के युवा में आक्रोश है कि भैया भारत से दूरियां क्यों बना रहे हैं। नेपाल ने 2023 को जो अपना नक्शा जारी किया था उसमें एक ऐसी जगह थी जो थी तो भारत की, लेकिन उसको नेपाल में बता दिया चाइना को खुश करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी नेपाल के युवाओं में आक्रोश था। ये तमाम वो पहलू हैं, हालांकि इसके अलावा भी कई सारे पहलू होंगे जिस बात को लेकर लगातार नेपाल के युवा आक्रोशित थे और ये किस तरीके की जो क्रांति है वो नेपाल में आई। श्रीलंका के बाद नेपाल में इस प्रकार की क्रांति आना, क्योंकि हमने देखा था कि वर्ष 2022 में किस तरीके से यही हालात श्रीलंका के भी हुए थे और अब नेपाल में हो गए। देखने वाली बात होगी कि इस पूरी परिस्थितियों को नेपाल किस तरीके से निपटती है। नेपाल की आर्मी है, उन्होंने अपील की है देश की जनता से कि शांति बनाए रखें, ये हालात ठीक नहीं है। इसके अलावा भी कई सारी खबरें हैं जो हम आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हमारे डिजिटल न्यूज चैनल द खटक पर लगातार दिखा रहे हैं, वहां आप जाकर के जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप खबरें पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.thekhatak.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।